वेलकम टू अवर चैनल एसजेके एजुकेशन। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हम मेटल्स की 4 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल्स की एसिड के साथ रिएक्शन और चौथे लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल्स की नॉन मेटल के साथ रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जिंक जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। ये दोनों रिएक्शन बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे अब ये दोनों बैलेंस रिएक्शन है। हमारे पास कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों शो करते हैं, यानी जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स which react with acids as well as bases। फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। उसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी साल्ट और वाटर फॉर्म करता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसको भी हम बोल सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लास्ट थिंग, सोडियम पोटेशियम दोनों ही बहुत मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी हाईली रिएक्टिव हैं। इनको यदि हम खुले में रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। इसलिए हम इनको कभी भी खुले में नहीं रखते हैं। इनको हम केरोसिन तेल में, ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल की वाटर के साथ रिएक्शन। जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका एग्जांपल है, जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, रिलीज करता है। कुछ मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की एसिड्स के साथ रिएक्शन। जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी, एसिड और बेस एंड साल्ट्स वाले में। तो यानी जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका एग्जांपल है, जब जिंक जो कि एक मेटल है एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड यानी साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसका एक एक्सेप्शनल केस है कि जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और साथ में वाटर फॉर्म होता है, जबकि हाइड्रोजन फॉर्म होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि जो
नाइट्रिक एसिड है या अमोनिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म कर देता है। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि जब हमारे घर में कोई ज्वेलरी वगैरह या उस तरह का कोई और ऑर्नामेंट्स हो, उसकी जो शाइनिंग है जब खत्म हो जाती है तो हम उसे ज्वेलर्स के पास ले जाते हैं और ज्वेलर जो है उस ज्वेलरी को, उस ऑर्नामेंट को एक मिक्सचर के अंदर डालता है जिसका नाम होता है एक्वा रेजिया। ये मिक्सचर NH3 और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर होता है 1:3। और जब कोई ज्वेलर उस ऑर्नामेंट को यानी ज्वेलरी को एक्वा रेजिया के घोल के अंदर डालता है तो ये उस ऑर्नामेंट की कई अपर लेयर्स को अपने साथ डिसॉल्व कर लेता है, जिसके बाद उस ज्वेलरी पे वापस से चमक आ जाती है और हम उसके बाद उस ज्वेलर को उसके क्लीन करने के लिए, उसे चमक वापस लाने के लिए उसे कुछ रुपए पे कर देते हैं। जब हम चले जाते हैं तो जो ज्वेलर होता है वो उसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का एक सॉल्यूशन डालता है जिससे उसके अंदर उस मेटल के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाते हैं। वो प्रेसिपिटेट उसी मेटल के होते हैं जिसका हमारा ऑर्नामेंट था, हमारी ज्वेलरी थी, और उसके बाद उस ज्वेलर को उसका डबल फायदा हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी एक्वा रेजिया के सॉल्यूशन से किसी भी ज्वेलरी या किसी ऑर्नामेंट को क्लीन करने के लिए, उसमें शाइनिंग वापस लाने के लिए इसके सॉल्यूशन का यूज नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो आप सोच रहे होंगे कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, हमने तो कभी भी वुड को आयरन के साथ रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। तो सभी मेटल्स सभी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ कुछ मेटल्स ही कुछ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करता है। उसी तरह मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, और ऐसे कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कुछ मेटल से बिलोंग करती है, कुछ नॉन मेटल से बिलोंग करती हैं। जैसे मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉलिड होते हैं और उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ये जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर माने जाते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। अभी तक हमने बात की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करेंगे मेटल्स को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, यानी ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। अर्थ की आउटर क्रस्ट में, अपर क्रस्ट में बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से हम मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे रॉक्स वगैरह, चट्टानें जो हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से हम मेटल्स को फॉर्म करते हैं। उसके अलावा हम सी के अंदर, समुद्र के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हम मेटलिक साल्ट्स के रूप में हम मेटल्स को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। इन एलिमेंट्स को हम नेचुरली रूप से चट्टानों से या समुद्र से प्राप्त कर, सी वाटर से प्राप्त करते हैं, उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और इन मिनरल्स में यदि मेटल का जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है तो उनको हम और बोलते हैं, यानी ये कुछ ऐसे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, और ये हमें मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं या इनके अंदर से इम्प्योरिटीज दूर करते हैं, तब इनमें से जो इम्प्योरिटी जैसे सैंड, सॉइल वगैरह जो हम अलग करते हैं उसको गैंग, क्या बोलते हैं, उसको गैंग बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, यानी मेटल्स की हम प्योर फॉर्म में कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
अब तक हमने पढ़ा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और मेटल ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में कि मेटल्स को कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए, जो मेटल्स हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होते हैं वो मिनरल्स या ओर्स के रूप में प्राप्त होते हैं और वो हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें हम एक्सट्रैक्शन के द्वारा प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं। हमारे पास 3 मेथड्स हैं उनको प्योर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें हम सिंपली हीट करके प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। और जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उन्हें हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के द्वारा प्योर फॉर्म में नहीं प्राप्त कर सकते। उनके लिए हमारे पास तीसरा मेथड है इलेक्ट्रोलाइसिस। फिलहाल हम बात करेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में। देखिए, रोस्टिंग जो प्रोसेस है ये हमेशा हम जो ओर है, मेटेलिक ओर है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कैल्सिनेशन जो रिएक्शन है ये कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है। रोस्टिंग के अंदर जो सल्फाइड ओर्स रहते हैं, मोस्टली जो सल्फाइड ओर्स रहते हैं उनको हीट करके किसमें चेंज करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स में। यानी जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो किसमें चेंज होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स में। और कैल्सिनेशन के अंदर जो मेटल कार्बोनेट होते हैं, जो कार्बोनेट ओर्स रहते हैं, वो हीट करके किसमें चेंज होते हैं, मेटल ऑक्साइड में। रोस्टिंग के दौरान जो रोस्टिंग रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है, इसमें SO2 गैस रिलीज होती है और दूसरी तरफ कैल्सिनेशन के अंदर CO2 गैस रिलीज होती है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले रोस्टिंग का, मान लो जिंक सल्फाइड एक मेटल ओर है, इसको हम हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट होने के बाद जो सल्फाइड है किसमें चेंज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में। मेटल सल्फाइड किसमें चेंज हुआ, मेटल ऑक्साइड में। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन। अभी भी ये प्योर फॉर्म नहीं है क्योंकि अभी जिंक के साथ ऑक्साइड है। इससे प्योर करने के लिए, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम जिंक ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन। हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब रिडक्शन होता है तो वहां ऑक्सीजन लूज हो जाता है। तो इसमें जब रिडक्शन करेंगे जिंक ऑक्साइड का तो ऑक्सीजन लूज हो जाएगा, अलग हो जाएगा और सिर्फ हमें जिंक जो है प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाएगा, प्योर मेटल। ठीक है। दूसरी तरफ कैल्सिनेशन का एग्जांपल लेते हैं। कैल्सिनेशन को हम हीट करते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी एब्सेंस ऑफ एयर। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके थे कि मेटल कार्बोनेट किसमें चेंज होता है, मेटल ऑक्साइड में। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें चेंज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसमें भी अभी भी कैल्शियम ऑक्साइड प्योर फॉर्म में नहीं है यहाँ पे कैल्शियम, तो इसको प्योर फॉर्म में करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन करने पर जो कैल्शियम है हमें प्योर मेटल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन। तो इन दोनों मेथड्स के द्वारा जो हम लेस रिएक्टिव या मॉडरेट जो मिडिल रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हीट करके प्राप्त कर सकते हैं प्योर फॉर्म में। लेकिन जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइसिस से हम कैसे मेटल्स के प्योर फॉर्म में प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की। देखिए, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें हम हीट करके उसकी प्योर फॉर्म प्राप्त नहीं कर सकते। हम उनकी मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करके प्योर मेटल प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम, पोटेशियम। इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एक स्पेशल एपरेटस की जरूरत होती है जिसके अंदर 2 रॉड्स होती हैं जिनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। पॉजिटिवली चार्ज रॉड को एनोड बोलेंगे और नेगेटिवली चार्ज रॉड को कैथोड बोलेंगे।
जब हम इसकी मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो प्योर मेटल है वो कैथोड पर ऐड डिपॉजिट हो जाता है और जो इम्प्योरिटीज हैं वो एनोड पर ऐड हो जाती हैं। इस तरह से हम किसी भी ओर से किसी भी मेटल की प्योर फॉर्म प्राप्त कर लेते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर। ये हमने बात की थी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के बारे में। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि जब जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, जब उनके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए हम एक रिएक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम से रिएक्शन कराते हैं जिससे वो जो क्रैक्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं। इसमें ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और इसमें हमें प्राप्त होता है आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड। आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है कोलिजन। हालांकि इसके बारे में हम विस्तार से बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो इसलिए हम वही वीडियो दोबारा से स्टार्ट कर देंगे, आप देख सकते हो। है कोलिजन यानी जंग लगना। दोस्तों, जब कोई मेटल वाटर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो यह नमी और एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कारण मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट आदि में चेंज हो जाता है, जिससे मेटल धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कोलिजन यानी जंग लगना कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना और कॉपर पर हरे रंग की परत का चढ़ना। अब सवाल ये है कि हम मेटल को जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। हम मेटल्स को उन पर पेंट करके, ग्रीस करके, सही समय पर ऑयल डालकर, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें हम जिंक की एक हल्की परत मेटल्स के ऊपर चढ़ाते हैं जो उन्हें जंग लगने से बचा लेता है। तो दोस्तों, इन मेथड्स के द्वारा मेटल्स को जंग लगने से बचाया जा सकता है।